हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद हुसैन। आई एम थर्ड जनरेशन शेफ़ ऑफ लजीज़ हकीम। हम ये जानते हैं कि हम मोहब्बत से खाना बनाते हैं, सर्व भी करते हैं तो मोहब्बत से करते हैं। मेरे दादाजी की देन है, पापा की देन है, जो इतने सालों तक अपनी मेहनत पसीने के साथ उन्होंने लोगों को सर्व किया है खाना। जब खाना कोई भी गेस्ट खाए तो उसको लगे कि नहीं, हकीम का खाना इज़ डिफरेंट, और यही सेम डिश अगर हम कहीं और खाएंगे तो इट्स डिफरेंट। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन, और टेक्नोलॉजी उस इनोवेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। चाहे ट्रेंड बदले, चाहे लोगों का टेस्ट बदले, यही विज़न है कि जितना अच्छा खाना हम आज सर्व कर रहे हैं उतना ही अच्छा खाना हम आगे भी सर्व कर सकें। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। और आज TYS पॉडकास्ट में हमारे साथ एक युवा शेफ़ हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और जुनून से अपने फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं मोहम्मद हुसैन का और जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस की कहानी और कैसे वो अब मुगलई खाने के स्वाद को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतांजलि जी। तो मैं सबसे पहले तो शुरुआत की ही बात करती हूँ कि खाना खाने का शौक़ सबको होता है, अच्छा खाना हो, लेकिन खाना बनाने का शौक़ कब से आया? ये शौक़ तो मैम मुझे काफ़ी समय पहले से, मतलब ऐसा कहूँगा कि बचपन से ही है। जहाँ मैं अपने ग्रैंडफादर को देखता था, मेरे फादर को देखता था, मम्मी स्पेशली जो घर पे बनाती थी, तो किचन का जो इंटरेस्ट है वो बचपन से ही मेरे अंदर मतलब आ गया कि अब किचन में ही कुछ करना है। क्योंकि खाना ऐसा है कि खाना आपके दिल को डायरेक्ट टच करता है। ज़्यादा लोग ये भी बोलते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है जब आपके पास ऐसे कोई पावर आ जाए कि आप लोगों को खुश कर सकें, उनको अच्छा खाना खिला सकें। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि फैमिली बिजनेस रहा, दादाजी ने भी यही काम किया, पापा ने भी किया, लेकिन आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और आपने कुलिनरी आर्ट्स में पढ़ाई की है। तो ये जो पूरा कोर्स करना था, क्या उनको समझ आया या उनको समझाना पड़ा कि मैं ये करना चाहता हूँ? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? नहीं, एक्चुअली काफ़ी इजीली कन्विंस हो गए थे मेरे पेरेंट्स कि ओके, ऐसा कोई कोर्स करना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया तो उन्होंने एक छोटी शॉप से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने उसको एक बड़ा रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया, फिर मेरे पापा ने उसको एक ब्रांड बनाया। तो कहीं ना कहीं ये था कि इस चीज़ को आगे लेके जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसको हम एजुकेशन के साथ जोड़ें, ताकि एक हमें वैलिडिटी मिले और हमें साथ में लोगों को ये भी, क्योंकि आज न्यूट्रिशन का बड़ा स्कोप है, साथ में लोग जो खाते हैं उसकी कैलोरीज़, वो कितना प्रोटीन उससे मिल रहा है, कितना विटामिन मिनरल्स मिल रहा है, इस पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्योंकि हम कोई कोर्स करेंगे उससे हमें ये फ़ायदा रहेगा कि हम लोगों को बता सकेंगे कि एक्चुअल में हम क्या बेच रहे हैं, जो कि काफ़ी लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पढ़ाई करके मतलब बारीकियां जो हैं खाने की वो समझी। मतलब खाना खिलाना सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, खाने को समझना भी एक उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने विदेश में जाकर पढ़ाई करी, तो वहाँ जाकर पढ़ाई करना और काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप जब अपने देश में होते हो तो काफ़ी एक कंफर्ट बना रहता है। आप घर पे पेरेंट्स होते हैं और एक आस भी रहती है कि कुछ चीज़ बिगड़ जाएगी तो कोई नहीं, अपने पास एक बैकअप है। लेकिन जब आप विदेश जाते हो, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, तो ये सब चीज़ें वहाँ काम नहीं आती हैं। आपको ये लगता है कि अगर आप आज फेल हो गए तो उसका पूरा जो भी सर्कमस्टांसेस रहेंगे, जो भी रिज़ल्ट रहेगा, वो आपको खुद ही झेलना है। तो आप एक एक स्टेप जो है बड़ी समझ से, बड़ी सूझबूझ के साथ लेते हो। तो ये चीज़ जो है मेरे फेवर में भी काम करी कि जो भी मैंने वहाँ पे कोर्स किया, काम किया, मतलब जॉब भी मैंने तकरीबन 3-4 रेस्टोरेंट में अलग अलग जॉब किया। एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट था, एक बड़ी चेन थी जिसके 350 आउटलेट्स थे पूरे यूके के अंदर। तो अलग अलग एक्सपीरियंस इसलिए भी लिया क्योंकि घर आके अब जब अपन इतनी दूर गए हैं तो ज़्यादा सीखना एक मेन मोटिव था। और साथ ही में ऐसा सीखना है कि जब अपन जाएँ तो एक डिफरेंस बने, मतलब एक स्किल एनहांसमेंट वाली बात हो जाती है कि आप वहाँ गए तो आपने हर तरह से काम में एक्सपीरियंस लिया ताकि यहाँ आकर आप अच्छे से संभाल पाएँ। जी जी जी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब आप वापस लौटे तब यहाँ पर स्क्रैच से स्टार्ट करना, क्योंकि उस दौरान तो शायद आपने बिल्कुल होल सोल आप बिज़नेस में नहीं इन्वॉल्व हुए थे, तो उस दौरान क्या कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, जब मैं पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाता था तो ऐसे कोई पीक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी।
कोई एजेंडा नहीं होता था। ऐसा रहता था कि ये एक हमारा काम है, इसको देखना है, इसको समझना है। बट क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि यू आर एजुकेटेड और आप अब कुछ अपने समझ से इस बिज़नेस को आगे ले जाना चाह रहा हो, तो यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो कल्चर, जो ट्रेंड इंडिया में चल रहा है उससे थोड़ा सा मैच करने में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई, क्योंकि चैलेंजेस तो एवरीडे लाइफ का पार्ट है। और कई चैलेंजेस ऐसे आए कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करोगे, क्योंकि यूके में जो ट्रेंड था वो ये था कि लोग समय निकाल के रेस्टोरेंट में जाते थे, तकरीबन 2-2, 3-3 घंटा रेस्टोरेंट के अंदर बिताते थे, आराम से खाने का मज़ा लेते थे। जबकि इंडिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं। इंडिया में आदमी सिर्फ पेट भरने के लिए आता है या फिर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आता है, और उसके एक्स्ट्रा टाइम भी जो मतलब मान लीजिए अगर आप डिनर के लिए आए तो आप बाद में क्या करने वाले हैं घर जाके, ये सब भी प्लान्ड होता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे अगर आपका रात को डिनर का प्लान है तो सिर्फ वही है, उसके आगे कोई प्लान नहीं है। तो वो जो टाइम का मिसमैनेजमेंट है उसको भी मैनेज करना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि आप उस लेवल की सर्विस फिर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कस्टमर वो सर्विस के लिए रेडी नहीं है। तो ये एक चैलेंज है। तो अब आप मतलब कह सकते हैं कि अब आप सही मायनों में एक बिजनेसमैन हो गए हैं। तो इस पूरे सफ़र की जो है शुरुआत वो किस तरह से हुई? मैम, इस सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई कि जो मेरे दादाजी थे वो बुरहानपुर से आए थे भोपाल, और उन्होंने सतपुरा भवन उस समय सतपुरा भवन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ पे एज अ लेबर वो काम करते थे। फिर जब उसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ तो वो टीटी नगर लोग शिफ्ट होने लग गए, क्योंकि टीटी नगर उस समय बन रहा था, कंस्ट्रक्शन में था। वहीं पे उन्होंने अपने 2 भाइयों के साथ शुरुआत करी स्नैक्स और टी से। फिर बाद में वहीं उन्होंने एक प्लॉट लेके रेस्टोरेंट की शुरुआत करी। अगर आप मेरी बात करेंगे तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है मेरे लाइफ में, जिसने मुझे शेफ़ बनाने में बहुत मदद करी। मैं जब अपना बैचलर्स कर रहा था तो उस टाइम मेरे फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि एक शेफ़ कंपटीशन है बेंगलोर में, और बोला कि अपने को वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मैं तो मैनेजमेंट में अच्छा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपन चलते हैं, अपन ऐसे घूम के आ जाएंगे, एज अ ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज स्पॉन्सर कर रहा है। फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा और मैंने मेरे फादर को बताया कि पापा, मेरे ऐसा इवेंट है बेंगलोर में और मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो मेक श्योर कि तुम उसको जीत के आओ। अच्छा। नहीं तो नहीं करो पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर आपका नाम वहाँ जा रहा है तो कोशिश करो कि वो टॉप पे आए। तो फिर वहाँ से बिल्कुल स्क्रैच से मैंने शुरू करा, खाने के बारे में सीखा। बिरयानी कंपटीशन था वो, तो बिरयानी बनाना सीखा। तकरीबन 3-4 मंथ्स लग गए मुझे बिरयानी सीखने में, उसकी बारीकी समझने में, उसका फ्लेवर कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, वो दिखने में कैसी होती है, किस टाइप का अपन चावल यूज़ करते हैं, किस टाइप का कुकिंग मेथड होता है, ये सब उस समय मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मेरा कॉलेज का भी फर्स्ट ईयर था वो। फिर 3-4 महीने की मेहनत के बाद जब हम कंपटीशन में गए तो कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ लेकर आए। अरे वाह। उसमें गोल्ड मेडल भी मिला। तो बस वहीं से जर्नी शुरू हो गई। फिर ऐसा लगा कि नहीं, यही करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारा काम भी है और इसमें मैं अच्छा भी हूँ, और ये मुझे आगे भी लेके जाएगा। कंपटीशन जीतने के बाद हौसला और बढ़ गया। हौसले बहुत बढ़ गए। मुगलई खाना देखा जाए तो भोपाल में पहले ही बहुत पॉपुलर है जी। तो आपका रेस्टोरेंट ऐसा क्या कर रहा है, क्या खास बात है आपके रेस्टोरेंट में? देखिए, मुगलई खाना ऑब्वियसली एक मैं कहूँगा कि पिलर है इंडियन क्यूजीन का, जैसे अवधी फूड है, जैसे लखनवी फूड है। बट क्योंकि मुगलई में ज़्यादा इनोवेशन नहीं है, तो इसको लोग एज अ पिलर ऑफ क्यूजीन नहीं मानते, जो कि मेरे फादर इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई सालों तक इसकी रेसिपी, जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जो हम अभी भी सेल करते हैं, जो मेरे दादाजी ने शुरू करी थी, उसको इतना इनोवेट कर रहे हैं, कई सालों से उसमें इनोवेशन ला रहे हैं। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड है कि हमें हाई कैलोरी फूड नहीं खाना है, या लेस ऑयली फूड लेना है, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोग आजकल हेल्दी खाने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन हम वही न्यूट्रिशन को चेंज करके और इसी खाने को हेल्दी बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे लेस ऑयल, क्योंकि अब आप अगर सोचेंगे कि हम बटर चिकन खाएंगे या भुना गोश्त खाएंगे, तो भुना गोश्त एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसको बहुत घंटों तक के बनाने में मेहनत भी लगती है और साथ में समय भी लगता है, और उसमें टोटल ऑयल का ही सब खेल होता है कि आप कितना ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, कितना उसकी जो तासीर है उसको बाहर निकाल सकते हैं। बट क्योंकि हम न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है तो लेस ऑयली फूड हम प्रमोट कर रहे हैं, तो अब इसको इस खाने में कैसे मर्ज करा जाएंगे, यही एक स्टेप है जो हम ले रहे हैं। और इसी स्टेप में मेरे फादर कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से इनोवेट कर रहे हैं। और अगर मैं आज बोलूँगा कि हम लेस ऑयली बिरयानी बेचते हैं, तो ये एक फैक्ट भी है और ये एक आने वाली टाइम की ज़रूरत भी है। अच्छा जी, वाह। और स्वाद? नहीं, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब कम ऑयल में स्वाद वैसा ही रहेगा। जी, ऑयल एज अ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं, जैसे मसाले हैं, तो जैसे ब्लैक पेपर होता है, ब्लैक पेपर आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जिंजर आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन गार्लिक नहीं होता। गार्लिक आपकी बोन्स के लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, वो उसको डैमेज करता है। तो गार्लिक और जिंजर दोनों का फूड में बराबर योगदान है, लेकिन अब आप जिंजर की न्यूट्रिशनल वैल्यू को गार्लिक की न्यूट्रिशनल वैल्यू से कैसे क्रॉस करते हैं, यही एक्चुअल में एक बाउंडेशन है, एक चैलेंज है जिसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं अब आप कर रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल होता हो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल शेफ्स होते हैं, जो बावर्ची लोग होते हैं, उनको ये चीज़ें समझाना कितना मुश्किल रहता है। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी रेसिपी हम रेस्टोरेंट में सेल कर रहे हैं या जो भी हम अपने ग्राहक को सर्व कर रहे हैं वो हमसे होके जाए, मतलब हम उसमें लूप में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कोई एज अ ट्रेंड शेफ जो है रेस्टोरेंट में ना अपॉइंट करें। हम उन लोगों को अपॉइंट करते हैं जो सीखना चाहते हैं, तो उनको जो है एक्चुअल में सिखाना और मोल्ड करना इजी होता है उन शेफ्स के मुकाबले जो एक्चुअल में ट्रेंड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे अब आप बिज़नेस भी संभाल रहे हैं और आप खुद एक शेफ़ हैं, आपने बिरयानी कंपटीशन भी जीता हुआ है, तो मुझे बताइए कि ये दोनों रोल निभाना कैसे मुमकिन हो पाता है और क्या चुनौतियाँ आती हैं? डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एज अ शेफ़ आपका माइंडसेट रहता है कि आप बेस्ट फूड सर्व करें, बेस्ट ऐसा डिश लाएं जो, मतलब बहुत सारी डिशें ना बनाएं, कोई एक ऐसी डिश बना दे जो सब पे भारी पड़ जाए। एक शेफ़ का माइंडसेट ये रहता है। बट क्योंकि आप एक बिज़नेस ओनर भी हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है एक रेस्टोरेंट के, लजीज़ हकीम के, तो उसमें एक चैलेंज ये रहता है कि आपकी वैरायटी भी होना चाहिए, क्योंकि सब आपकी वो एक सिंगल डिश खाने नहीं आते, कई मल्टीपल एज ग्रुप के लोग आते हैं, किसी को कुछ पसंद, अब जैसे जेन ज़ी हैं उनको अलग तरह का फूड पसंद है, जो मिलेनियल हैं जो आपके ग्रैंडफादर को जानते हैं या जो आपके फादर को जानते हैं वो वही फूड खाएंगे जो आप उस टाइम पे मिलता था। तो ये जो है एक बड़ा चैलेंज हो जाता है बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से। बट क्योंकि मैं शेफ़ भी हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलूँ। अच्छा, तो मुश्किलें खूब आई, लेकिन क्या ऐसा कोई पल था या अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ये इतने बदलाव लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझसे भी नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा लगा? नहीं, फॉर्चुनेटली अभी तक तो ऐसा कोई दिन नहीं आया जब ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब नहीं होता, या गिव अप करने का थॉट अभी तक तो नहीं आया। क्योंकि मान लीजिए अगर सेटबैक भी है या फेलियर भी है कहीं ना कहीं, तो उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल चीज़ें वर्क करेंगी। थोड़ा सा ट्विक भी करना पड़ता है, कभी कभी माइनर चेंजेस भी देना पड़ते हैं चीज़ को। आप हो सकता है जो आप पहले सोच रहे हो वो आपको ना मिले, बट देयर इज़ अ होप कि उससे भी अच्छा हो जाए। आजकल हम लेकिन देख रहे हैं जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो क्या टेक्नोलॉजी को भी किसी तरह से आप अपने बिजनेस में वो कर रहे हैं यूज़? डेफिनेटली बिजनेस इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन, और टेक्नोलॉजी उस इनोवेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। जैसे अभी हम जो POS यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। उसमें हम एम्प्लॉयज़ का क्लॉक इन क्लॉक आउट, क्यू मैनेजमेंट, कस्टमर की लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जिसमें आप अगर कुछ अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो आपको वो एज अ लॉयल्टी पॉइंट आपको वापस मिलता है, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम ऐप के थ्रू करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी साथ साथ चलने की कोशिश करी जा रही है। तो और आगे अगर बिज़नेस की बात करें, अगले 5 साल का आपका क्या विज़न है?
हाँ मैम, यही विज़न है कि जितना अच्छा खाना हम आज सर्व कर रहे हैं उतना ही अच्छा खाना हम आगे भी सर्व कर सकें, चाहे ट्रेंड बदले, चाहे लोगों का टेस्ट बदले, बट क्योंकि हम हमारे खाने पे कॉन्फिडेंट हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चाहे ट्रेंड बदल जाए, लोग खाना पसंद ना करें या कुछ और खाने लगें, तो हम उसी खाने में हमारा इनोवेशन लाके और ट्रेडिशनली जो हम रेसिपीज़ फॉलो कर रहे हैं उसी रेसिपीज़ को इनोवेट करके उनको सर्व करें। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का भी 5, 10, 15 ईयर्स का भी विज़न यही रहेगा। तो आज जो युवा हैं जो आपकी ये कहानी देख रहे होंगे, आपने इतनी कम उम्र में आज आप बिज़नेस संभाल रहे हैं, उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, तो उन युवा शेफ्स को या एस्पायरिंग शेफ्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम सिर्फ शेफ्स के लिए ही नहीं, मैं सबके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज मेरा ये है कि आप कोई भी फील्ड में जाएं तो सबसे पहले तो आपको वो फील्ड की जो बारीकियां हैं उनको समझना ज़रूरी है। साथ ही में उस फील्ड में क्या कॉन्स हैं, प्रोज हैं, इस बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप किसी चीज़ की अच्छाई देख के उसमें जाएंगे तो आपको मालूम नहीं कि आप और क्या चुनौतियाँ उसके अंदर आ सकती हैं। प्लस जो भी आप काम करें वो हार्डवर्क डिमांडिंग होता है। कोई भी फील्ड में चले आएँ, सब फील्ड हार्डवर्किंग आदमी को ही आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो मेरी बस इतनी अपील है कि आप कोई भी जैसा जो भी काम आप करना चाहें, चाहे वो शेफ़ का काम हो, चाहे वो एज एन एंटरप्रेन्योर हो या दूसरी फील्ड में भी हो, तो यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग और यू हैव टू बी समवन हु कैन टेक फेलियर्स। अगर आप फेलियर्स को अच्छे से समझ सकते हैं और वो क्यों हुआ उस बात को समझ सकते हैं, तो आप उसका भी कोई ना कोई उसको भी सक्सेस स्टोरी में बदल सकते हैं। हाँ, मतलब फेलियर से हार नहीं माननी है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है जी। तो सक्सेस की अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? मैम मेरे लिए सक्सेस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, कि आप अपनी लाइफ में कितना बैलेंस ला पाते हैं। क्योंकि फॉर मी आई हैव टू मेंटेन अ लेगेसी, फॉर मी आई हैव अ फैमिली जिसको मुझे टाइम देना है, फॉर मी आई हैव 200 फैमिलीज़ जो हमारे रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का बैलेंस बना के रखें। अब हमारे पास कई कस्टमर्स हैं, कई गेस्ट्स हैं, कई एम्प्लॉयज़ हैं, कई ऐसे लोग हैं जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। तो सबको एक बैलेंस में रख के, एक लूप में रख के, जितना समय उनको वो डिज़र्व करते उतना समय अगर मैं दे पा रहा हूँ तो आई विल से कि आई एम सक्सेसफुल। तो हुसैन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दादाजी ने शुरुआत की थी इस रेस्टोरेंट की, तब से अब तक कई साल गुजर गए, मार्केट में कई चेंजेस भी आपने देखे होंगे, तो किस तरह से सर्वाइव किया बिज़नेस अभी तक? जब मेरे दादाजी ने 1972 में 1971 में इसकी शुरुआत करी थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस टाइप के फूड को जो कि लोग घर पे खाते हैं, ऑलरेडी घर पे बनता है, उसको आप एज अ कमर्शियली आप उसको कैसे सर्व कर सकते हैं। बट क्योंकि उनके हाथ में जो टेस्ट था, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी थी, जो जिस मोहब्बत से वो खाना बनाते थे, वो उनके पास एक यूएसपी थी जो ज़्यादा करके लोग उससे जुड़ना चाह रहे थे, इसलिए वो फूड जो है पॉपुलर हुआ। फिर जब मेरे फादर के पास ये जिम्मेदारी आई तो उन्होंने उस समय मार्केट में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके थे। लोग दूसरी घर का खाना ऑब्वियसली लोग वीक में 6 दिन खाते थे, तो वो चाहते थे कि हमें एक दिन ऐसा कोई स्पेशल फूड, स्पेशल डिश उनको मिले जिसको वो एंजॉय कर पाएँ। तो उस समय मेरे फादर ने दूसरी डिशेस का भी इंट्रोडक्शन किया, जैसे जो कि दिल्ली में भी हुआ था, जैसे बटर चिकन का, तवा मसाले का। तो इन चीज़ों पे भी इनोवेशन शुरू करी, इन चीज़ों को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। और क्योंकि ये ऑलरेडी पॉपुलर थे, इसमें काफ़ी वक्त लगा उनको कि वो हमारे जो ट्रेडिशनल टेस्ट हैं, जो रेसिपी हम यूज़ करते हैं, जो मेरे दादाजी ने बनाई, उसमें किस तरीके से इन चीज़ों को मोल्ड किया जा सके, ताकि ये जब खाना कोई भी गेस्ट खाए तो उसको लगे कि नहीं, हकीम का खाना इज़ डिफरेंट और यही सेम डिश अगर हम कहीं और खाएंगे तो इट्स डिफरेंट। तो वो जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है जो उन्होंने लाने की कोशिश करी, इसमें उनको काफ़ी सारा समय लग गया। अब क्योंकि फिर से ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिर से लोग दूसरे खाने की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड क्यूजीन का जो है आजकल, वर्ल्ड क्यूजीन में जो फ्यूजन आ रहा है उसमें काफ़ी लोगों का तवज्जो जा रहा है, तो उसके लिए भी हम अब इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। और हम काफ़ी ऐसे न्यू डिशेज़ हैं जो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जिसमें पैन एशियन है, कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है।
यानी ट्रेडिशनल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ आप वर्ल्ड कुजीन भी अब अपने मेन्यू में ऐड कर रहे हैं। और साथ में जो ट्रेडिशनली हम जिस टाइप से चीज़ों को बनाते थे वही टच आपको जो यहाँ न्यू डिशेज़ है उसमें भी मिलेगा। अगर हम चाहते तो तुरंत ही ये सब चीज़ें कर सकते थे, बट हमने समय लिया, हमने बहुत टाइम तक के इन चीज़ों के बारे में सोचा, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस बारे में डिस्कस किया और इनको किस तरीके से सर्व किया जा सकता है कि ये हकीम स्टाइल हो जाए। इस पे भी काफ़ी फोकस के साथ काम किया और अब जाके हम इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर हाथ का अपना स्वाद होता है, तो यहाँ आप वर्ल्ड कुजीन लाने जा रहे हैं विद अ पर्सनल टच। जी जी बिल्कुल। ऑलराइट, तो क्या उम्मीद है, लोग कितना पसंद करेंगे? डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम मोहब्बत से खाना बनाते हैं और सर्विस मतलब सर्व भी करते हैं तो मोहब्बत से करते हैं और इस तरीके से खाना प्रेजेंट करते हैं कि ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये मेरे दादाजी की देन है, मेरे पापा की देन है, जो इतने सालों तक अपनी मेहनत पसीने के साथ उन्होंने लोगों को सर्व किया है खाना। तो ऑब्वियसली एक कमर्शियल फैक्टर है, बट क्योंकि ये हमारे दिल से जुड़ा है और हमारी मेहनत है इसके अंदर और कई सालों की मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत से तो लोग आएंगे और लोग इसको इसी मोहब्बत की वजह से एंजॉय भी करेंगे। तो डेफिनेटली अगर हम बाद में नई डिशेस को इनोवेट करके इंट्रोड्यूस भी करेंगे तो लोग उसको इतना ही पसंद, ये मेरी उम्मीद है कि उसको इतना ही पसंद करेंगे जितना हमारे ट्रेडिशनल खाने को पसंद करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो लाइन क्या होगी? हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद हुसैन, आई एम 3rd जनरेशन शेफ़ ऑफ लजीज़ हकीम। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आप आए और आपने बिज़नेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जो भी बातें हमसे शेयर की, यंग शेफ्स को इतना इंकरेज किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।